गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा बच्चों, एक तो सबसे पहले तो वो मुझे क्वेश्चन मैंने आपको दिया था अपरेंट एंगल वाला। बच्चों वो ना, आप में से कई लोगों ने कल भी आंसर सही दिया था। वो मुझे गलती लग गई, तो मैंने आपको तो गलत बोल दिया। एक्चुअली मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ऐसे बैठा हुआ था कि मैंने थीटा टू जो एंगल दिया है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ही दिया हुआ है। तो मैं वही देखी जा रहा था मैं कि यार सारे वो एंगल्स थीटा वन माइनस थीटा टू क्यों दे रहे हैं। तो बाद में देखा मैंने, तो मतलब इसके ऐसे तो सिंपली ये आ जाता है बच्चों कि मतलब मान लो ये वाला प्लेन जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला है ना, तो इसमें ये बी वी और बी एच हो गया। अब अगर हम एक दूसरा प्लेन ले लें जो एंगल मतलब उसका एंगल ये थीटा टू माइनस थीटा वन हो गया बच्चों, है ना। तो उस प्लेन के अंदर जो बच्चों एंगल बनेगा वो इसका कॉस थीटा बनेगा, तो सीधा ही था बस कि, है ना। अगर हम ये वाला प्लेन ले लेंगे बच्चों तो tan डेल्टा टू इज बी वी अपॉन, राइट बच्चों ना, यही कर रहे हो गए अभी। तो ये ठीक है बिल्कुल। हाँ बच्चों, इसका बी पार्ट, एनी डाउट्स। नहीं बच्चों, अगर आपको कभी कंपास लिखा हो सिर्फ, तो हम बाय डिफॉल्ट थ्री डी नहीं टू डी कंपास मानते हैं। तो मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा एम्बिगुअस है मतलब।
आइडियली तो उन्हें फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की वो देनी नहीं चाहिए थी, है ना? तो इसमें मतलब इसको लिख लो 3D कंपास। इसमें इन्होंने शायद 3D के हिसाब से दिया हुआ है ना, जो ऑप्शन से मुझे लग रहा है। बट अदरवाइज हम अगर सिर्फ कंपास दिया हो तो उसको बच्चों नॉर्मल 2D कंपास ही मानते हैं। मतलब 3D कंपास तो मतलब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए टर्म बनाई थी, असली में तो कुछ होता ही नहीं है 3D कंपास। और कोई क्वेश्चन बचाओ? फर्स्ट क्वेश्चन, पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा और डेप्थ मैक्सिमम होगी, है ना? अच्छा बच्चों, सिक्स क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें ऑल्दो हमने ये यूनिट कोई पढ़ा नहीं है, ईएमयू, ठीक है? तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसका सीजीएस यूनिट है ना? तो सारा कुछ सीजीएस में ही है, तो सीधा ही वो आंसर बन जाएगा। बच्चों एक ये सी पार्ट की करेक्शंस नोट करना, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर 15.7 है। सेकंड क्वेश्चन में बी पार्ट में एम की जगह आई कर दो, और एक डी ऑप्शन बना लो जिसको लिख दो मैग्नेटाइजिंग करंट। ये अभी हमने पढ़ना है, बट ये बना लो, जिसका आंसर 798 आएगा। ऐसे ही थर्ड में उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कर दो, और उसका आंसर 560 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। हो रखी है क्या? अच्छा, अच्छी बात है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, बी पार्ट। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसमें ना एक मतलब थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। हमें कहा है प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना? तो अब यहाँ से बच्चों दो इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं, कि जैसे मान लो आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो
ऐसे ये वाला प्लेन है। तो बच्चों इसके परपेंडिकुलर हम एक तो ऐसे मान सकते हैं, जो मान लो इनटू द पेज जा रहा है प्लेन, ये वाला। और एक बच्चों ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये भी बन सकता है, इजंट इट? बट ज्यादा सेंस किसकी बनती है बच्चों? एक बार सोच के देखो। ज्यादा सेंस किसकी बनेगी, ये जो रेड वाला वर्टिकल प्लेन है या जो ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है? हाँ मतलब थोड़ी सी ज्यादा सेंस रेड प्लेन की बनती है, क्योंकि मतलब हम ये मानते हैं कि भाई जो डिप नीडल है उसको तो वर्टिकल प्लेन में यूज करते हैं ना। तो मतलब बेटर आंसर वो होगा। तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों उसमें? तो अगर हम रेड प्लेन ले लेंगे, रेड प्लेन में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा नहीं, राइट? सिर्फ वर्टिकल रह जाएगा। तो इसलिए आंसर वर्टिकल आ जाएगा। हाँ समझ आ गया बच्चों? एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो हम वैसे भी कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना, कि डिप नीडल को मतलब अगर हॉरिजॉन्टली रख दिया तो वो किधर को पॉइंट करेगी, तो वो तो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड होएगी उस तरफ को पॉइंट करेगी, तो वो तो मतलब अजीब सा बन जाएगा कुछ। इसका आंसर बच्चों वर्टिकली दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है? वर्टिकली दिया हुआ है। हाँ बच्चों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन फिफ्थ? 8 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल्स। मतलब इसमें ये लिखा होना चाहिए, है ना, एट सेम डिस्टेंस, अदरवाइज सो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। राइट बच्चों? और कोई क्वेश्चन? बाकी डन बच्चों? ओके।
ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हम जो कर रहे थे, हमने वहां पे तीन टर्म्स डिफाइन की थी। एक आई थी, है ना, एक एच थी और एक ससेप्टेबिलिटी थी। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम रिलेशन बनाएंगे वी एच और आई के बीच में। तो भाई मान लेते हैं बच्चों एक एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मटेरियल रखा बच्चों। तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है। और ये बिल्कुल हम बच्चों डाइलेक्ट्रिक जैसा कर रहे हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल है ये फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, मतलब मटेरियल के अंदर जो फील्ड बनी, जिसको हम एक तरह से कहेंगे एज बी इंड्यूस्ड। ठीक है, वो फील्ड की डायरेक्शन में ही है। आपको याद है हम डायलेक्ट्रिक में ये कहते थे कि जो ई इंड्यूस्ड है वो ऑपोजिट है, राइट। यहाँ पे बच्चों हम कहते हैं कि वो उसकी डायरेक्शन में ही हुआ है। ठीक है। एंड बच्चों विदाउट प्रूफ हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है। तो मतलब इसको आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे हमने पिछली बार जो पढ़ा था कि ये इंटेंसिटी जो बनाई थी वो कैसे बनाई थी, बी से इंटेंसिटी कैसे बनाई थी, उसको म्यू म्यू से डिवाइड करके, है ना। तो अब ये है तो इंटेंसिटी एक, उसको दोबारा बी में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या किया हमने, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर से ये उसका एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है, बट मतलब बस हमें जो जानना भी नहीं है, बस हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये कह देते हैं कि जो नेट फील्ड बन गई किसी मटेरियल के अंदर, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। जो कि क्या बन गई, तो जो कहना है राइट इट एज म्यू नॉट इनटू
एच प्लस आई। राइट बच्चों, तो ये क्या डिनोट कर रहा है बेसिकली कि भाई जो ये मतलब जो नेट बी है उसमें दो कंपोनेंट्स आने हैं, एक तो एक्सटर्नल जो खुद का एक्सटर्नली था, और एक जो मटेरियल में इंड्यूस हो गया उसके कारण जो आएगा, है ना। क्लियर बच्चों। ओके। इसके बच्चों अभी हम केसेस करेंगे, ठीक है, कि ऐसे लिखने से फाइनली जो फील्ड बनेगी वो एक्सटर्नल फील्ड से कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, क्या होगा, उसके केसेस करेंगे हम अभी। फिलहाल बस मतलब ये रिजल्ट देखते हैं, इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे अभी केसेस। ओके। बच्चों इसको फर्दर यूज करने के लिए हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जो किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? जनरली म्यू से डिनोट करेंगे, है ना। यहीं पे अगर वो मटेरियल, जैसे अगर हम एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं, या फ्री स्पेस बोलते हैं उसको, उसको हम पर्टिकुलरली म्यू नॉट बोलते हैं, है ना। तो अच्छा बच्चों देखो, अभी जो हमने ऊपर डेफिनेशन बनाई है, आप ये देखो एच की, इससे हम बच्चों इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो कि दिस इज नथिंग बट बी अपॉन एच। वो ऊपर हमने म्यू नॉट लिखा था क्योंकि हम बाहर मतलब एयर मतलब फ्री स्पेस ही मान रहे थे, कोई और मटेरियल भी होता तो वो म्यू हो जाता, ठीक है ना। तो
तो बस यहां से म्यू आर क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो इसमें कोई डाउट? ओके। अब बच्चों जो ऊपर वाला ही रिजल्ट था, मैं उस पर वेक्टर्स हटा देता हूँ क्योंकि सारा कुछ सेम साइन में ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में ही है। तो बी था म्यू नॉट एच प्लस आई। अगर मैं इसको एच से डिवाइड कर दूं, ये बन गया बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन प्लस आई बाय एच। अब बच्चों जो हमने ऊपर लिखा है, व्हाट इज बी बाय एच? म्यू। एंड व्हाट इज आई बाय एच? ससेप्टेबिलिटी। तो म्यू बाय म्यू नॉट इज वन प्लस ससेप्टेबिलिटी, या फिर म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो ये बच्चों हमारे पास रिलेशन बन गया बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी। तो हम सोच सकते हैं कि दोनों ही क्वांटिटीज जो हैं वो बच्चों मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही डिफाइन कर रही है ना, तो उनको रिलेटेड तो होना ही चाहिए था। बच्चों बात क्लियर हो गई? तो अब बच्चों जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे कि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाया था और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया था इनटू ब्रॉडली टू कैटेगरीज, कि एक को तो डाइलेक्ट्रिक ही नाम दे दिया था और बस एक को कंडक्टर नाम दे दिया था, उसके एक्सट्रीम केस को, है ना। तो बच्चों ऐसे ही हम ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू के बेसिस पर मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशंस बनती हैं बच्चों। वन क्लासिफिकेशन इज, ये आप में इनमें से कुछ टर्म सुनी हुई भी होंगी। वन क्लासिफिकेशन इज डायामैग्नेटिक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज फेरोमैग्नेटिक। सुनी हुई है बच्चों कुछ टर्म्स इनमें से, है ना, केमिस्ट्री में आई होंगी पक्का। तो बच्चों ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है
उसकी खासियत होती है कि हाँ जी बच्चों, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है बच्चों, वो लाई करती है बिटवीन -1 और 0। ठीक है। तो बच्चों आप इस वैल्यू से ये समझ सकते हो ना कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी वो किधर को होगी। देखो यहाँ पे, तो इसमें ऑपोजिट हो जाएगी ना बच्चों। अगर ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है तो मतलब एक तरह से आई नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली ये उस कैटेगरी के मटेरियल्स हैं जहां पे इंड्यूस्ड फील्ड ओरिजिनल फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली जो म्यू आर है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। जो बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनमें जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है, लेकिन इट इज वेरी स्मॉल। मतलब इट इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो यहां से जो इसका म्यू आर आएगा, वो 1 से बस बस स्लाइटली बढ़ाएगा। इसको ऐसे लग देता हूं मैं, 1 + x, where x is very small। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक है उसमें म्यू जो है वो म्यू नॉट से कम है। यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू नॉट से ज़्यादा है। जो बच्चों फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो होता है तीसरा केस, जिसकी ससेप्टेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ म्यू आर भी 1 से बहुत बड़ा हो गया, और जो म्यू है वो भी म्यू नॉट से बहुत बड़ा हो गया।
तो बच्चों ध्यान से इस टेबल को देखो और मुझे बताओ बच्चों कि ये जो हमने पढ़ा इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। हाँ गुड साहिल गुड।
हाँ जी बच्चों, तो अगर हम देखें, पहली बात तो ये बच्चों की वहां पे हमने सिर्फ एक ही टर्म यूज की थी, मतलब एप्सिलॉन की टर्म्स में सारा कुछ पढ़ा था, है ना। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा टर्म बना दी ससेप्टेबिलिटी की भी, राइट। दूसरी बात, वहां पे हम दो ही क्लासिफिकेशंस बनाते थे बच्चों, है ना। मेन जो फर्क है अगर आप देखो कि वहां पे दो ही क्लासिफिकेशंस थी, कि भाई या तो फील्ड थोड़ी सी इंड्यूस होएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या ज्यादा इंड्यूस होएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि नेट फील्ड तो हमेशा कम ही होनी थी। इन अदर वर्ड्स, वहां पे जो के होता था वो हमेशा वन से बड़ा होता था, है ना। वेराज यहां पे हम एक ऐसा केस भी कर रहे हैं जहां पे कि जो म्यू आर है वो वन से छोटा भी हो सकता है, राइट बच्चों। और वहां पे जो कंडक्टर्स होते थे, कंडक्टर में हम क्या कहते थे कि जो नेट फील्ड को जीरो कर देता है, वेराज यहां पे जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या करेगा, वो नेट फील्ड को बहुत ज्यादा कर देगा, राइट। यहां पे देयर इज नो कंसेप्ट लाइक कि फील्ड को जीरो कर दिया। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल भी है वो फील्ड को जीरो नहीं कर पाएगा, बस थोड़ा सा कम कर पाएगा, राइट। वहां पे तो जो कंडक्टर्स होते थे वो फील्ड को जीरो ही कर देते थे। तो जो ये क्लियर हो गया सबको। ओके, तो अब बच्चों हमें एक एक करके ये सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो जो इस चैप्टर में बिल्कुल मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली फीलिंग आती है। हाँ जी बच्चों, मुझे केमिस्ट्री से बताओ। ये तो हमें मैथमेटिकली तो पता चल गया कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। केमिस्ट्री से मुझे बताओ क्या कहते थे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को, कौन से होते हैं। यस, so these are substances having all paired electrons, या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इनके कुछ एग्जांपल्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ठीक है। वैसे तो मतलब जितने भी अनपेयर्ड वाले हैं वो सारे हो ही गए, मतलब ऑल पेयर्ड वाले। ये मैंने जो मतलब कॉमन एग्जांपल्स हैं वो लिख दिए।
बच्चों कॉपर होता है डायमैग्नेटिक कि नहीं? नहीं एक्चुअली क्या है, मतलब अगर आप उससे देखोगे पेड़ वाले से, उसके हिसाब से तो नहीं आता, बट स्टिल ये होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों, क्या चक्कर है। अच्छा बच्चों मान लो, अभी मैं आऊंगा बच्चों उस पर, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो मैंने कोई ऐसे एक्सटर्नल फील्ड बनाई हुई है, मतलब ऐसे मैग्नेट के पोल्स रखे हुए हैं नॉर्थ साउथ। कैसी होंगी बच्चों फील्ड लाइंस इस केस में? कुछ मतलब नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, है ना? अब अगर हम बच्चों इसके अंदर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, तो भाई वो इसकी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। उसके अंदर जो पोल्स इंड्यूस होंगे वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों इस तरीके से पोल्स इंड्यूस होंगे, तो वो क्या, कैसे मूव करना चाहेगा मटेरियल? भाई नॉर्थ पोल नॉर्थ से दूर जाना चाहेगा, साउथ पोल साउथ से दूर जाना चाहेगा, है ना? तो इसमें टेंडेंसी होती है कि ये इस तरह से हो जाए। ठीक है बच्चों, इन अदर वर्ड्स, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टी है, एक मिनट।
हाँ जी बच्चों। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है या उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब हम अलग अलग एग्जांपल्स बना सकते हैं कि जैसे मान लो एक रीजन है उसमें हम फील्ड लाइंस ऐसे रख दें हैं मान लो, और हमने उसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। तो बच्चों बताओ फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? तो मतलब फील्ड लाइंस उस रीजन में थोड़ी कम हो जाएंगी। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल खत्म होने का तो मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई फील्ड लाइंस मतलब एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो डायमैग्नेट है वो फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही बच्चों मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस हम और कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो नहीं नहीं मतलब दिस इज अज्यूमिंग कि इसको फिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पे, जो फोर्थ में ना, मतलब फोर्थ में डाउट आया था कि ये टर्न क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये मान रहे हैं कि इसको पकड़ के रखा हुआ है हमने ऐसे। अब बच्चों जैसे मान लो ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है और हम इधर से एक ऐसे मैग्नेट लगा दें, तो क्या होगा इस डायमैग्नेट के साथ, मटेरियल के साथ?
ये बच्चों बेसिकली दूर भागेगा मैग्नेटिक रीजन से, तो क्या होगा? राइट, इधर से नीचे चला जाएगा, उधर से ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको कोई भी एग्जांपल्स बना के दिए जा सकते हैं, मतलब मेन बात माइंड में रखनी है बस कि वो मैग्नेटिक रीजन से दूर जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम आई वर्सेस एच ग्राफ प्लॉट करें डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो कैसा होगा? ये बच्चों को जिस तरीके का ग्राफ आ जाएगा ना, क्योंकि आई वर्सेस एच जो ससेप्टेबिलिटी है वो माइनस में है, वो -1 और 1 के बीच में है बेसिकली, जो स्लोप है इसकी, है ना? राइट बच्चों? ओके। अब बच्चों इट टर्न्स आउट कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनकी जो ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? बेसिकली आप देखोगे अभी बच्चों कि जो दूसरे वाले हैं उनमें ये क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, इसमें नहीं करती। ओके। तो ये ना जो फर्स्ट पॉइंट था अपना, उसमें मतलब ये भी लिख लो कि जैसे जिसमें हम कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, बेसिकली जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं उस कारण से क्या हो जाता है कि कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी। राइट? हाँ बच्चों लिख लिया? ओके। अब जो ये जो डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब इट इज लाइक अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। मतलब कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस।
तो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि जैसे मैंने ऊपर कॉपर वाला एग्जांपल लिखा था, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम पढ़ेंगे आगे ये जो दो प्रॉपर्टीज और हैं, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, तो होता क्या है कि दूसरे मटेरियल्स में वो प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर लेती हैं, ठीक है, तो जिस कारण से मतलब मटेरियल नेट कुछ पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा, बट डायामैग्नेटिक नेचर तो होती ही होती है हर में, मतलब नेचुरली हर मटेरियल में, ठीक है। तो इसलिए हम कॉपर को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं कि हो सकता है कि कॉपर में फिर भी थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हो ये प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड बच्चों? बच्चों जो ये डायामैग्नेट्स का सबसे एक्सट्रीम केस होता है, उसको हम कहते हैं बच्चों एज सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको जब हम बहुत ज्यादा कूल कर देते हैं, तो उनके लिए मतलब जो ससेप्टेबिलिटी है वो -1, उनकी ससेप्टेबिलिटी -1 हो जाती है, एंड विच मीन्स कि जो म्यू आर है वो 0 हो जाता है। तो जो हमने ऊपर ससेप्टेबिलिटी को -1 के इक्वल किया था, वो केस भी लिया था, इट इज बिकॉज ऑफ दीज मटेरियल्स। तो ये होता बिल्कुल एक्सट्रीम केस में है। तो ये मतलब बेसिकली ये क्या कर देंगे, ये बिल्कुल मतलब आप देख सकते हो कि म्यू आर को 0 ही कर देंगे, कि मतलब ये फील्ड लाइंस को कंप्लीटली रिपेल कर देते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं बचेगी। तो जो इस कंसेप्ट को हम यूज कर लेते हैं इन मतलब सुपर फास्ट ट्रेन्स, इनको बच्चों हम मैगलेव्स कहते हैं। मैगलेव बेसिकली कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन का क्या मतलब है? उठाना। तो क्या होता है कि मतलब आप सोचो कि मतलब इसमें क्या कंसेप्ट होता है कि सोचो एक मैग्नेटिक फील्ड है और जो ट्रेन है लेट से वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। तो जो ट्रेन है, सोचो पटरी मैग्नेटिक मटेरियल है और ट्रेन डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या होगा? ट्रेन पटरी से रिपेल होएगी, है ना। तो मतलब हम एक सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि जो मतलब ट्रेन है बेसिकली वो ट्रैक के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो उसका क्या एडवांटेज हो गया बच्चों में?
क्या होगा बच्चों फिर इसमें? फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी ना, अगर वो मतलब फ्लोट ही कर रही है ना। तो बच्चों इस फिनोमिना को, मतलब ये जो सुपर कंडक्शन वाला फिनोमिना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मीसनर इफेक्ट। बेसिकली ये साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे हम कहते हैं मीसनर इफेक्ट। नेक्स्ट होते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों इन मटेरियल्स को जब हम फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक वाला जो केस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक वाला है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सारा कुछ डाइलेक्ट्रिक वाला है। किस तरीके से कि जब तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तब क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, या जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, तब तो वो रैंडमली अलाइंड होंगी, ठीक है ना। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? तो उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। तो बस फर्क क्या है बच्चों नॉर्मल केस से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले से, कि वहां पे तो हम कहते थे कि अलाइन होके वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। बट ये जो फील्ड बढ़ा पाते हैं वो बहुत थोड़ी सी बढ़ा पाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं ला पाते, क्योंकि वो
इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण आ रही है ये, तो जो मतलब वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है। ये हो तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। बच्चों इनका एक्सटर्नल फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा? जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल बनाया था। ये अट्रैक्ट होंगे, है ना? तो दे आर माइल्डली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल। तो वो जो है फील्ड के अलॉन्ग ये लाइन हो जाएंगे, और ये फील्ड लाइंस को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। तो जो ऐसे ही ये जो ऊपर ट्यूब वाला एग्जांपल था उसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना? टेस्ट ट्यूब वाला जो था केस। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों आई वर्सेस एच ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? ओके। तो नेक्स्ट होता है वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में इट टर्न्स आउट कि जो ससेप्टिबिलिटी है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल दें तो ये होता है, ये कांस्टेंट c इंटू म्यू नॉट बाई टी आता है। तो c को हम कहते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आपको दी होगी अगर ये यूज होना होगा। ठीक है। अब बच्चों इसको इस रिजल्ट्स में एक ध्यान रखना है, क्या होता है इस रिजल्ट से ये तो पता चल रहा है कि चलो ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। उसका थोड़ा सा लॉजिक सोच सकते हो आप समझने के लिए क्यों ऐसा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टेबिलिटी कम हो। ये तो मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी, है ना, उतना डाइपोल्स कम अलाइन होंगे। ठीक है, जस्ट मतलब थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, ये कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है। तो बच्चों अगर आप अब इसका उल्टा सोचें, है ना, इसका उल्टा सोच के ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे ससेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो ससेप्टेबिलिटी है ये मैक्सिमम कितना किस केस को करेस्पॉन्ड कर सकती है, कितना बढ़ सकती है। भाई इस केस में तो बेस्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है ना कि जब तक सारे डाइपोल्स परफेक्टली अलाइन हो जाए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम। ये बात समझ रहे हो बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर कम करते रहोगे तो ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या हम ऐसे सोचें कि भाई ससेप्टेबिलिटी बढ़ बढ़ के उसको फेरोमैग्नेटिक में ही कन्वर्ट कर दे, नहीं ऐसा नहीं होता। वो पैरामैग्नेटिक ही रहता है, उसकी ससेप्टेबिलिटी बस थोड़ी बहुत ही बढ़ सकती है जब तक सारे डाइपोल्स अलाइन ना हो जाए। तो बच्चों ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं एज सैचुरेशन टेम्परेचर। उसके बियॉन्ड क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं होता। ठीक है।
क्लियर बच्चों? ओके। अच्छा बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक खत्म हो गया। बच्चों एक ना डेफिनेशन लिख लो, मतलब उसका इससे तो रिलेशन नहीं है, मतलब वो डिफरेंट सी डेफिनेशन है, कहीं पे इन बिटवीन नहीं आती। मैग्नेटाइजिंग करंट की। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे हमें ये तो समझ आता है कि, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे बच्चों मान लो ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है। अगर बच्चों मैं इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल डाल दूं, चाहे पैरामैग्नेटिक चाहे फेरोमैग्नेटिक, तो इस सोलेनॉइड के अंदर वाली फील्ड बढ़ जाएगी बच्चों। है ना? अब ये फील्ड किसने बढ़ाई है बच्चों? ये फील्ड करंट ने बढ़ाई है या ये फील्ड मटेरियल ने बढ़ाई है? बोलो भाई। ये फील्ड किसने बढ़ाई है बच्चों? मतलब पहले से जो ज्यादा फील्ड बढ़ गई वो मटेरियल के कारण बढ़ी ना। अगर मान लो मटेरियल ना होता तब जो फील्ड थी वर्सेस जो मटेरियल डाल के फील्ड है, अब वो ज्यादा हो गई, है ना? मैग्नेटाइजिंग करंट का मीनिंग है बच्चों कि जो फील्ड, मतलब इसको मैं एग्जांपल से देता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल से तो इजीली समझ आ जाएगा। बच्चों मान लो जब मटेरियल नहीं डाला हुआ था, तो मान लो तब जो फील्ड थी वो थी 1 टेस्ला। मटेरियल डाल के मान लो जो फील्ड बन गई वो बन गई 10 टेस्ला। ठीक है। तो मान लो मुझे निकालना है कि मैं कितना एक्स्ट्रा करंट दूं सच दैट बिना मटेरियल डाले भी मेरी फील्ड 10 टेस्ला ही हो जाए। मीनिंग समझ रहे हो बच्चों? तो इसकी क्या डेफिनेशन बन गई कि एक्स्ट्रा करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस same magnetic field in absence of any
अदर मटेरियल। ठीक है जी। तो अगर इसको बच्चों सोलेनॉइड के लिए हम अप्लाई करें, भाई नॉर्मली जो फील्ड थी, मतलब मटेरियल डाल के जो फील्ड है वो म्यू एन आई बन गई, है ना बच्चों। अब हम कह रहे हैं कि ये वाली फील्ड हमें मटेरियल बिना डाले मिले, तो हम उसके लिए करंट बढ़ाने को तैयार है। तो मतलब म्यू नॉट एन, जो करंट पहले आई था, उसके साथ हमने आई एम करंट डाल दिया। बच्चों समझ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है हमने फील्ड मटेरियल डाल के, राइट हैंड साइड पे हमने लिखा है वही सेम फील्ड मटेरियल हटा के बट करंट बढ़ा के, इजंट इट? तो ये क्या बन गया देखो, एन एन कट गया, तो म्यू नॉट से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये बन गया म्यू आर आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एम। तो ये आई एम बन गया म्यू आर माइनस वन इंटू आई। म्यू आर माइनस वन क्या होता है भाई? ससेप्टिबिलिटी ना। तो ये रिलेशन होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है दैट इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स द नॉर्मल करंट। समझ आ गया बच्चों? ओके, चलो बच्चों दैट्स इट। तो आप अब बी पार्ट कंप्लीट कर लेना बच्चों इसका, ठीक है। एंड बच्चों थ्योरी भी जरूर पढ़ना, ये आपको पता ही है सारा थ्योरेटिकली है चैप्टर, राइट। चलो, हाँ, क्लास का टाइम। एक सेकंड। बच्चों कल सुबह 11:30, ठीक है। कौन सा डिस्कस करना है हमें कल? करंट का? ठीक है। ओके बच्चों, चलो बाय।